नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन जीएस बाई एस के रंजन में। आज हम पीवाईक्यू का महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, सही उत्तर समझते हुए विश्लेषण करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर ए एच लंगहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुरातात्विक उत्खनन। ऑप्शन बी है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना। ऑप्शन सी है देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना। ऑप्शन डी है औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। आपका सही उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलेक्जेंडर ए एच लंगहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट प्रसिद्ध पुरातात्विद थे। इन विद्वानों ने दक्षिण भारत सहित अनेक क्षेत्रों में प्रसिद्ध स्मारकों, अभिलेखों और पुरातात्विक स्थलों के सर्वेक्षण एवं उत्खनन का कार्य किया। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में इनके योगदान का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा में है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए है एथनोग्राफी। ऑप्शन बी है एपिग्राफ। ऑप्शन सी है आर्कियोलॉजी। ऑप्शन डी है न्यूमिस्मेटिक्स। आपका सही आंसर हो जाएगा एपिग्राफ। एपिग्राफ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राफ। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एथनोग्राफी मानव समाज का अध्ययन कहलाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व का अध्ययन कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, पुरातात्विद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑप्शन ए है वर्ष 1962 से 1963। ऑप्शन बी है 1951 से 1952। ऑप्शन सी है 1957 से 1958। ऑप्शन डी है 1949 से 1950। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 से 1958। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल ने वर्ष 1957 से 1958 अंठावन मेरठ जिले के हस्तिनापुर में उत्खनन कराया था। इस खुदाई में महाभारत कालीन सभ्यता तथा पीजीडब्ल्यू संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है अजंता। ऑप्शन ए है अजंता। ऑप्शन बी है बाघ। ऑप्शन सी है सांची। ऑप्शन डी है बलसार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा का सी, सांची। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता और बाघ अपने बौद्ध गुफा चित्रों तथा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। सांची मुख्य रूप से अपने स्तूपों, तोरणों और बौद्ध स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, न कि बौद्ध गुफाओं के लिए। इसलिए सही उत्तर सांची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन 5वां, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है वर्ष 1955 से 1956। ऑप्शन बी है 1957 से 1958। ऑप्शन सी है 1954 से 1955। ऑप्शन डी है 1953 से 1954। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 से 1958 के बीच। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है? भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातात्विक डॉक्टर विष्णु श्रीधर अकणकर ने 1957 से 1958 में की थी। यह प्रागैतिहासिक काल के तैलचित्र पाए गए हैं जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। भीमबेटका को बाद में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के प्रारंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है पुरापाषाण युग। ऑप्शन बी है मध्यपाषाण युग। ऑप्शन सी है लौह युग। ऑप्शन डी है नवपाषाण युग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव विकास के सबसे प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण युग कहा जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के खुरदुरे औजारों का उपयोग करता था
तथा शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। भीमबेटका पुनर्पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ की गुफाएं और शैलचित्र मानव सभ्यता के प्रारंभिक जीवन के महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए गए थे? आपका ऑप्शन ए है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी है ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल, ऑप्शन डी है पुरापाषाण काल। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के विभिन्न पुरापाषाण स्थलों में शुतुरमुर्ग के अंडों की खोल प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। पुरापाषाण स्थल कौन सा है इसमें बतलाना है आपको। ऑप्शन ए है चिरांद, ऑप्शन बी है बुरजूम, ऑप्शन सी है कुशंगी, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुशंगी। ऑप्शन नंबर सी कुशंगी है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या। कुशंगी कर्नाटक भारत एक प्रसिद्ध पुरापाषाण स्थल है। यहाँ से अनेक पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद नवपाषाण स्थल है जो कि बिहार में है। बुरजूम नवपाषाण स्थल है, कश्मीर में है। मेहरगढ़ नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नलमला पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है नर्मदा घाटी। आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से प्रारंभिक मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यह भारत में मानव अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन साक्ष्यों में से एक माना जाता है। इसलिए बीपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। इसका उत्तर नर्मदा घाटी से था, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि से है। यहाँ संविधान से क्वेश्चन आ रहा है। आइए इसको देखते हैं। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? को बतलाना है। ऑप्शन ए है 1726, ऑप्शन ए है 1726, ऑप्शन बी है 1736, ऑप्शन सी है 1687, ऑप्शन डी है 1688। आपका सही आंसर हो जाएगा 1726 है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1726 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी रॉयल चार्टर के माध्यम से कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत माना जाता है। याद रखने योग्य तथ्य ये है कि 1687 में मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, है ना। 1726 के चार्टर द्वारा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में नगर निगमों को कानूनी मान्यता मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? ऑप्शन ए है 1765, ऑप्शन बी है 1800, ऑप्शन सी है 1680, ऑप्शन डी है 1715। आपका सही आंसर हो जाएगा 1765। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार प्रदान किया। कंपनी को राजस्व प्राप्त होने लगा। इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक नींव पड़ी। कंपनी एक व्यापारिक संस्था से शासक संस्था बनने लगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है विनियम अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
विनियम अधिनियम 1773, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला ऐसा अधिनियम था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। इसी से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना। कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा 1773 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1773, ऑप्शन सी है विनियम अधिनियम 1773, ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनियम अधिनियम 1773, है ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ते भ्रष्टाचार और वित्तीय संकट की जांच के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के नेतृत्व में समिति गठित की गई थी। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने का पहला प्रयास था ये। ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1773 ईस्वी के विनियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 के विनियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है सर एलिजा इंक है, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है स्टीफन, ऑप्शन डी है जॉन हाइड। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स था, है ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अन्य विकल्प गलत है क्यों, इसको देखते हैं। सर एलिजा इंपे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, सर एलिजा इंपे। जॉन हाइड सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे, है ना। स्टीफन इस पद से संबंधित नहीं थे, है ना। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल है आपका 1773 से 1785। इन्हें भारत में ब्रिटिश प्रशासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। आपका सही आंसर है ए 1773, 16 का ए 1773। इसकी व्याख्या देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। सर एलिजा इंफे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यह न्यायालय ब्रिटिश प्रजा तथा कंपनी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर नियंत्रण बढ़ाया गया, है ना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इससे नहीं हुई थी, है ना। 1784 में हुई थी ना, लेकिन 1774 में हुई थी, है ना, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। चार्टर्ड एक्ट 1813 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने से संबंधित है चार्टर्ड एक्ट 1813, है ना। चार्टर्ड एक्ट 1833 है भारत में गवर्नर जनरल के पद को सशक्त बनाया गया, है ना। विधायी विकेंद्रीकरण किया गया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई इसके तहत, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो कि पिछले क्वेश्चन में बतलाया गया। ऑप्शन ए है एलिजा इंफे, ऑप्शन बी है जेम्स फोर्ड, ऑप्शन बी है विलियम वुड, ऑप्शन डी है लॉरेंस। आपका सही आंसर हो जाएगा एलिजा इंफे। इसकी व्याख्या देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट
स्थापित किया गया। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपे थे। उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। यह न्यायालय ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 के तहत किया गया। स्थान 1774 में किया गया। स्थान कोलकाता में हुआ। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इंपे थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया? पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1784, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1783, ऑप्शन डी है 1793। आपका सही आंसर हो जाएगा 1784। 1784। इसकी व्याख्या देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर द्वारा 1784 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को अधिक मजबूत बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? हमको बतलाना है। ऑप्शन ए है राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय को। ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को। ऑप्शन सी है वाणिज्य कार्य केवल। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसने कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। वाणिज्य कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहे। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया? ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ऑप्शन बी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ऑप्शन सी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। ऑप्शन डी है तत्कालीन विधायिका का। क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। 1784 के द्वारा गठन किया गया है ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस बोर्ड के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत के प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होते थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्तियों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत आया। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इन थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1774 इसमें कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग किए गए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जो कि भौतिकी से है। किसी भौतिक राशि की अंकीय मान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संदर्भ। ऑप्शन बी है दिशा। ऑप्शन सी है दूरी। ऑप्शन डी है परिणाम। आपका सही आंसर हो जाएगा परिणाम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि के केवल संख्यात्मक मान को परिणाम कहते हैं। उदाहरण जैसे कि यदि किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो 10 उसका परिणाम है और मीटर उसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? ऑप्शन ए है तलकोण। ऑप्शन बी है वेग। ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन डी है रेखीय संवेग। ऑप्शन 22 का आंसर होगा तलकोण। ना सही आंसर होगा तलकोण। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? आपको बतलाना है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा। ऑप्शन बी है विद्युत फ्लक्स। ऑप्शन सी है विद्युत आवेश। ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र। आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस राशि में परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि है। लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। इसलिए सही उत्तर विद्युत क्षेत्र ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्टेरेडियन किसकी इकाई है? ठोस कोण की, समतल कोण की, लंबाई की, द्रव्यमान की। आपका सही आंसर हो जाएगा ठोस कोण का इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई है स्टेरेडियन, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेरेडियन ठोस कोण की ऐसा इकाई है। समतल कोण की इकाई रेडियन है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। यहाँ पे वही बात लिखा है रेडियन समतल कोण पे, स्टेरेडियन ठोस कोण की। ये क्वेश्चन नंबर
25 देख लेते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला है, यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। विद्युत विभव है ना, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक सदिश राशि है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना ही तो एक ना ही तो दो। आपका सही आंसर हो जाएगा 25 के ए, केवल एक सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत विभव केवल परिणाम रखता है, दिशा नहीं, इसलिए यह अदिश राशि है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से थे।